तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इवनिंग की क्लास में। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान नामक प्रकरण का, और हमें जाना है शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। अगर अपनी पिछली कक्षाओं का हम अध्ययन और अवलोकन करके देखें तो हमने जाना कि शिक्षा ने किस तरीके से क्या, क्यों, कैसे और कब जैसे प्रश्नों का समाधान देते हुए हमें यह स्पष्ट किया कि इसका अंतिम उद्देश्य है व्यवहार का परिशोधन करके व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए बच्चे को तैयार करना। और शिक्षा जैसे जैसे हम प्राप्त करते जाते हैं हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, ह्रास नहीं आता है। आगे उसने हमें संकेत दिया कि अगर आपको व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को सीखना है कि व्यवहार कैसे परिवर्तित होता है, तो आपको कहीं ना कहीं मनोविज्ञान विषय की ओर जाना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, उसका अवलोकन करना होगा। तो हम मनोविज्ञान विषय के अंदर प्रविष्ट हुए। हमने जाना मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है, और मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत किया जा रहा था। लगभग 20वीं शताब्दी तक यह मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ाया जा रहा था। दर्शन शास्त्र से अपने को अलग करने में इसने 20वीं सदी तक इंतज़ार किया। उस समय इसने कई सारे पड़ाव पार किए। कभी आत्मा का विज्ञान कहलाया, तो कभी मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया, तो कभी चेतना का विज्ञान कहलाया, और 20वीं सदी में आकर ये व्यवहार का विज्ञान कहलाया। और व्यवहार के इस विज्ञान में आते आते हमने देखा कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, इन्होंने कहा कि जो भी क्रिया संचालित हो रही है उसमें व्यक्ति की आत्मा उससे वो सारी चीज़ें करवाती हैं, फिर वो चाहे अच्छी क्रिया है या बुरी क्रिया है। किंतु जब आगे आने वाले 17वीं शताब्दी के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहती है आत्मा, हमें स्पष्ट कर दीजिए, कैसी दिखती है, कैसा स्वरूप है। तो उसे स्पष्ट न कर पाने के कारण उस धारणा को त्यागना पड़ा और आगे हम बढ़े। 17वीं शताब्दी में नवीन विचारधारा हमारे पास आई कि मन और मस्तिष्क से सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, और वही किसी भी क्रिया का कारक, प्रेरक और नियंत्रक होता है, फिर चाहे वो मनुष्य के द्वारा की जा रही हो या पशु पक्षियों के द्वारा की जा रही हो, क्योंकि मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पशु पक्षी और मनुष्य सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो कहा वो जो भी क्रिया कर रहे हैं उनका मन और मस्तिष्क उनसे वो क्रिया करवा रहा है, किंतु आत्मा की तरह इसे भी स्पष्ट न कर पाने के कारण पोम्पोनाजी, लिबनिज, हॉब्स, कांट, लॉक, इनकी इस विचारधारा को त्यागना पड़ा। और 18वीं 19वीं सदी में हमारे पास फिर से एक नवीन विचारधारा आई जिसे चेतना का विज्ञान कहा गया, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस चेतना के विज्ञान ने एक नवीन जागृति लोगों को दी, क्योंकि इसके जो प्रतिपादक थे विलियम वुंट, उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित कर दी। विलियम जेम्स उन्होंने साइकोलॉजी की किताब लिख दी, और एक क्रांति सी आ गई आधुनिक जगत में। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग होने के लिए छटपटाने लगा कि भाई मुझे अब अलग रूप से विकसित होना है, मेरे कुछ अलग क्राइटेरिया हैं, मेरे कुछ अलग प्रिंसिपल्स हैं, मेरा एक अलग पाठ्यक्रम है, मेरे अध्ययन का एक अलग ही क्षेत्र है जो कि मैच नहीं कर रहा है अब दर्शन शास्त्र के पहलुओं से। तो उसने अपने आप को आधुनिकता में पाया और आधुनिक वातावरण में स्वयं को विकसित करने लगा। किंतु जैसे कि पिछली दो चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी छूट गई थी, इसमें भी कमी छूट गई, और मैकडूगल ने उस कमी को पहचाना। उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिया में केवल आपका चित्त ही वर्तमान स्थिति नहीं लगती है, बल्कि आपका बीता हुआ अतीत और उसकी भूली बिसरे यादें भी काउंट होती हैं। इसीलिए केवल चेतना ही नहीं बल्कि अर्ध चेतना और अवचेतना का भी योगदान होता है। और
उनकी इस बात की पुष्टि फ्राइड एंड यूंग ने एक उदाहरण के द्वारा दी और कहा कि हम तुलना करते हैं जल और बर्फ़ के उस पहाड़ से, जो कि जितना शिखर उसका जल के बाहर दिखाई देता है, उसका तिगुना चौगुना वो कहाँ होता है? जल के अंदर होता है, जो दिखाई नहीं देता है। मनुष्य भी ठीक ऐसा ही है। उसका जो क्रिया वो कर रहा है, उसकी उन परछाइयों का असर उसके व्यक्तित्व पे बहुत अधिक होता है, जो परछाइयाँ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे माता पिता कई बार अचंभित हो जाते हैं कि मेरा पुत्र अचानक से अजीब सा व्यवहार क्यों करने लगा है, किस कारण से करने लगा है। तो वो क्योंकि वो तो अपने बच्चे को केवल अपने सामने कुछ घंटों के लिए देख रहे हैं। पूरे दिन भर बच्चा बाहर रह रहा है, कैसे रह रहा है, किन लोगों के साथ में रह रहा है, कहाँ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा पी रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने तो वो लोग नहीं जाते हैं। तो क्या उसका केवल जो परिवार में एक अच्छा सभ्य वातावरण उसे मिल रहा है, केवल उसी से उसका व्यक्तित्व निर्धारित होगा, या हम दिन भर जो भी इधर उधर जहाँ कहीं भी रहते हैं उससे भी हमारा व्यवहार प्रभावित होता है? हम केवल परिवार के व्यवहार का प्रतिदर्श हैं, या हम पे हर चीज का प्रभाव पड़ता है? हर चीज का प्रभाव पड़ता है। हर चीज का मैम, प्रभाव प्रभाव तो हर चीज का पड़ता है, लेकिन अधिक प्रभाव हमारे पे परिवार का ही पड़ता है। उनके साथ हम मैम, कितना जहाँ समय व्यतीत करते हैं? बताओ पवन, कुछ कह रहे थे? जहाँ जिस माहौल में हम ज्यादा रहते हैं, उसी चीज का ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो यानी अभी जैसे कि जगपाल ने कहा कि परिवार का ज़्यादा पड़ता है। हमने अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से उत्तरित भी दे सकते हैं, आप लोगों ने अपने परिवार के साथ कितना समय व्यतीत किया है? बहुत कम मैम। 15 साल तो बिताए मैम। 15 साल बिताए। तो आपने हो सकता है बिताए हों, लेकिन हर शास्त्री में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने माता पिता के साथ 15 साल व्यतीत किए हों, उनकी छत्र छाया में रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हमारे बच्चे पूर्व मध्यमा में ही आश्रमों में आ जाते हैं और अपने किशोर अवस्था में जब पहुंचते हैं, प्रौढ़ावस्था में जब पहुंचते हैं, तो उस तक आते आते उनके जीवन में कई सारे पड़ाव आ चुके होते हैं, कई सारे वातावरण आ चुके होते हैं, कई सारे लोग आ चुके होते हैं, और जैसे जैसे वो सबसे मिलने पे लगे हुए हैं, उन सब का प्रभाव उसके जीवन पे पड़ रहा है। अब स्थिति है कि वो अच्छे लोगों के प्रभाव में अधिक रहा या बुरे लोगों के प्रभाव में अधिक रहा। परिवार का जो दायित्व है, केवल और केवल बच्चा अपने परिवार के साथ अगर अच्छा समय व्यतीत करता है, तो अपने जन्म से लेकर और वर्तमान परिदृश्य में यदि मैं कहूँ तो केवल जन्म से और 3 वर्ष तक वो अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है। पहले के समय में चूँकि एडमिशन क्लास 1 में तब होता था जब आप 6 साल के हो जाएंगे। अब आपको प्री एजुकेशन लेने के लिए भी जाना होता है, तो 3 साल में सरकार ने कह दिया है कि 3 वर्ष की आयु में बच्चे को प्री स्कूलिंग के लिए एडमिशन दिया जाए, जिसे नर्सरी और आप यूकेजी एलकेजी के नाम से भी जानते हैं, और उससे पहले भी जो किंडरगार्टन की हमने बात की थी, उस शिक्षा की बात हो रही है, जब तक कि वो कक्षा 1 में पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने जो अच्छा समय व्यतीत किया, मुक्त समय व्यतीत किया, जहाँ कोई चिंता नहीं थी, तनाव नहीं था, परेशानी नहीं थी, क्रीड़ा ही क्रीड़ा थी हर चीज़ में, वो केवल वो कालखंड था। उसके बाद जैसे ही आपने औपचारिक संस्था में कदम रखा, आपका जो परिवेश था वो परिवर्तित हो गया। आपके जो लोग थे वो परिवर्तित हो गए। आपके केवल पेरेंट्स नहीं आपके साथ हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरुजन हैं। आते जाते जब आप बस में बैठ रहे होंगे तो उस बस के यात्री आपके लिए हैं, और ये प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई होगी, घटी नहीं होगी कि हमें कभी ऐसा लगा हो कि अब हम अपने केवल और केवल अपने परिवार के लिए हैं। हम इसलिए विकसित हो रहे थे क्योंकि हम समाज के लिए हैं,
और हमें समाज अपनी ओर खींचता चला ले जाता है अपने नियमों, अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, अपने आदर्शों के आधार पर। और उसी और हमारी शिक्षा भी बढ़ती चली जाती है। जैसी आवश्यकता वैसी हमारी शिक्षा, और हम उस समाज के लिए निर्मित होने लगे। तो हमने अधिक जो समाज में समय व्यतीत किया उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ा होगा, हमारे व्यवहार पे पड़ा होगा, हमारे प्रदर्शन पे पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इसीलिए जो फ्राइड और युंग थे उन्होंने कहा कि जो भी आप करते हैं, आप उसे भले ही आके आपके पेरेंट्स उसे ना जान पा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उस गतिविधि को नहीं किया है, उसका प्रभाव आपके जीवन पे आवश्यक रूप से पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अर्धचेतना और अवचेतना दोनों ही का महत्व चेतना से कम नहीं है, इसीलिए आपने उसे छोड़ दिया है। और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ही उससे सारी क्रियाएं करवाता है, फिर वो अच्छा व्यवहार हो या बुरा व्यवहार हो, समाज उपयोगी व्यवहार हो या समाज के विपरीत व्यवहार हो, नियम के पक्ष में व्यवहार हो या नियम के विरुद्ध व्यवहार हो, सब कुछ उसका व्यवहार ही है और मूल में व्यवहार को ही स्थापित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा व्यवहारवाद का जन्म किया जाना चाहिए। तो 20वीं सदी में हमारे पास मैकडूगल का व्यवहारात्मक शब्द आया और वॉटसन का व्यवहारवादी विचारधारा आई, और आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद को स्वीकृत करते हुए आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब रचनावाद की तरफ चला गया है, संरचनावाद की तरफ चला गया है। कहा व्यवहार में कई सारी चीज़ों की रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है और उससे भी आपका जो व्यक्तित्व है प्रचारित और प्रसारित होता है। तो मनोविज्ञान जो वर्तमान में है वो व्यवहार के रूप में कार्य कर रहा है और उस व्यवहार में रचनावाद का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में यहाँ व्यवहार के विज्ञान को स्वीकारता है। और इसी के साथ हमने अध्ययन किया कि कैसे मनोविज्ञान के लिए डेफिनेशन दी गई कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये डेफिनेशन दी गई कि इसमें मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन दी गई कि इसमें मानवीय प्रकृति और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन दी गई कि इसमें आचरण और व्यवहार के यथार्थ विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये शब्दावली व्यक्ति की जो नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, जो बिहेव है, उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसके अध्ययन की बात कर रहा था। और जब हम इसके अध्ययन की बात कर रहे थे तो हमने जाना कि शिक्षा ने मनोविज्ञान को बहुत कुछ दिया और मनोविज्ञान ने भी शिक्षा को बहुत कुछ दिया। तो प्रेरणा जगी क्यों न हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करें और जानें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो आज का जो प्रकरण हमारा रहेगा वो इसी पर आधारित है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए और कैसे वो हमारे लिए एक राजमार्ग का काम करता है, एक पथ प्रदर्शक का काम करता है और एक अच्छे अध्यापक बनने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करता है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया था? जी मैम। केवल 2 आवाज़ें आई। उसमें भी एक पवन है जो अभी कल ही जुड़ा है कक्षा से और एक कोई बालिका है, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ ना तो बोल लो कि सुन रहे हो कि नहीं सुन जी रहे हो। मैडम जगे हैं, मैडम जगे हैं। तो
प्रश्न जी क्या मैम। किया मैंने कि जी समझ में मैम। आया कि नहीं आया? आया मैडम जी, आया समझ। तो अब जब टेस्ट लूँगी तब पता चलेगा कि कितना आया है। स्क्रीन आप सभी को दिखने लगी होगी। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट को हमने जाना, साइकोलॉजी क्या है इस कॉन्सेप्ट को जाना, और अब इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो यह शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, दर्शाया गया है कि यह 2 शब्दों से मिलके बना है और ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे मनोविज्ञान किसकी शाखा थी? दर्शन की। दर्शन। वैसी शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की शाखा है। अर्थात जब हमने अध्ययन किया कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित है, तो ये एक वृहद वृक्ष बन चुका है और इस वृहद वृक्ष की अनंत शाखाएं हैं, ठीक वैसी जैसे दर्शन शास्त्र की थी। किसी शाखा का नाम है सैन्य मनोविज्ञान, किसी शाखा का नाम है चिकित्सा मनोविज्ञान, किसी का नाम है सामान्य मनोविज्ञान, किसी का नाम है आधुनिक मनोविज्ञान, किसी का नाम है राजनीतिक मनोविज्ञान। वैसी एक शाखा का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम 2 कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा है साइकोलॉजी। एजुकेशन का जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारे व्यवहार को प्रोग्रेसिव बनाना, उस लायक हमें बनाना जिस क्षेत्र के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये शिक्षा का कार्य है। और साइकोलॉजी का कार्य है उस व्यवहार के ग्रोथ का अध्ययन करना, सेकंड के बिहेव का, कि वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ का रीज़न क्या है, कारक क्या है, प्रेरक क्या है, और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये अध्ययन करने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे। तो ये मनोविज्ञान का कार्य है। इसका अर्थ है हम इस विषय के अंदर शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा कैसे दी जाए, किस प्रकार से दी जाए, उसमें क्या दिया जाए, कब दिया जाए, इन सब तत्वों का जो हमने अध्ययन किया उसका कॉन्सेप्ट हम साइकोलॉजिकल तरीके से देखेंगे। अर्थात यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखना चाहें तो ये बात करता है शैक्षिक परिस्थितियों की, जबकि मनोविज्ञान क्या कह रहा था? पशु पक्षी और मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, उसके व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान का कार्य है। फिर वो कहीं भी है, कैसी भी परिस्थिति में भी है, उस परिस्थिति में उसने वैसा व्यवहार क्यों किया, चाहे वो पशु पक्षी होगा या मनुष्य होगा, उसका कार्य स्टडी करने का कार्य साइकोलॉजी का है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने बता दिया कि मैं किसी भी व्यवहार का अध्ययन नहीं करूँगा, बल्कि मैं उस व्यवहार का अध्ययन करूँगा जो कि शैक्षिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होगा। आप अपने घर में जाकर क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इंस्टीट्यूट के अंदर रहकर क्या कर रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ लेना देना है। ऐसा क्यों, बताइए? मैम हमें आपके भरोसे पे छोड़ा गया है यहाँ। और अन्य? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कथन सुना कि नहीं सुना? जी मैम। क्या कथन कहा मैंने? कि आप घर में कैसे रहते हैं इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप विश्वविद्यालय में कैसे रहेंगे इससे हमें प्रभाव पड़ेगा, और वो क्यों पड़ेगा। तो सुन लिया होगा सभी ने, चूँकि बहुत अच्छे से पवन ने प्रश्न को बोल दिया है,
तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? क्योंकि आगे जा करके हमने क्या बोलते हैं बच्चों को पढ़ाना है। और कोई आगे जा अन्य? करके हमारे हाथ में देश का भविष्य हो। और अन्य जवाब दीजिए। कक्षा तभी आगे चल पाएगी, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ऐसा पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैम यदि हम विश्वविद्यालय में कोई गतिविधि कर रहे हैं और उस गतिविधि में यदि हमारी कोई त्रुटि है, उस गतिविधि में त्रुटि सुधारने के लिए मैम। और अन्य अभी तो 3 लोगों ने ही जवाब दिया। मैम अगर हम विश्वविद्यालय में कुछ भी करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, और घर में हम अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और 4 लोगों ने जवाब दिया अभी भी। कितने लोग जुड़े हुए हैं सुमन कक्षा से? 11। और 4 लोगों ने जवाब अभी दिया, तो अभी तो बहुत सारे शेष हैं। भाई नितिन, जवाब देने के बाद माइक म्यूट भी करते हैं। जी मैम। तो क्या करें, कक्षा आगे चलाएं या कक्षा को रोक दें? चला दीजिए मैम। कैसे चला दे जब जवाब ही नहीं आ रहा है? मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिनका ध्यान या तो कक्षा में नहीं है या जिनको मतलब विचार ही नहीं आ रहा है कुछ प्रश्न सुनने के बाद भी। किताब से तो प्रश्न नहीं पूछा गया। हाँ पवन, पुस्तक से प्रश्न पूछा मैंने? नहीं मैम। फिर सामान्य ही पूछा हुआ है, जो हम सामान्य प्रक्रिया में करते हैं। आप अभी सभी के सभी दीपावली के पर्व में घर में जा रखे थे, दशहरों के पर्व में घर में जा रखे थे, तो क्या वहाँ पर आकर हम लोग आपको कह रहे थे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है? कह रहे थे आपको? नहीं मैम। नहीं मैम। लेकिन विश्वविद्यालय में जब आप होते हैं तो आप कहीं पर भी खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हो रखे हैं, उठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको टोका जाता है कि नहीं टोका जाता? जी मैम। जी मैम। क्यों? जवाब दीजिए मुझे। ये कौन है जिसका माइक अनावश्यक तरीके से ओपन है? हाँ जवाब दीजिए, क्यों टोका जाता है? घर में क्यों हमने नहीं टोका? क्योंकि हम ताकि हम कुछ उद्दंडता ना करें। तो मतलब उद्दंडता क्योंकि हम आने वाले समय के क्योंकि हम आने वाले समय के शिक्षक है, तो आप लोगों की ये सोच है कि इनमें अच्छे से अच्छे गुण आए ताकि आगे जा करके ये अच्छे से सिखाएं। वेरी गुड, दैट्स अ पॉइंट। हमने क्या बात की, आप क्या कर रहे हो उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि घर में आपको भेजा गया माता पिता के संरक्षण में है, वहाँ जो भी क्रिया करेंगे उनके नियम बंधनों के आधार पर ही करेंगे। लेकिन जब आप शैक्षिक परिपाटी में आपको रखा जाएगा तो वो शैक्षिक परिपाटी होगी शैक्षिक परिस्थिति। वो शैक्षिक परिस्थिति आपके लिए क्या है, इन फ्यूचर में आपको सभी स्किल से लैस होना चाहिए, आपको कौशलों से युक्त होना चाहिए। आपको भविष्य में किसी चीज़ की कमी, आप जिस प्रोफेशन को अपना रहे हैं उस प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक से परिचित करवाना ये सभी अध्यापकों का परम कर्तव्य और दायित्व है। और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में यदि आप फिट नहीं बैठ पा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं जो सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं खुद 6:30 बजे घर पहुंच रही हूं, अभी कल के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और 7 बजे मुझे आपकी क्लास लेनी थी, तो मुझे आपसे जुड़ना था 7 बजे, क्योंकि आज का अध्ययन हमारा बाधित नहीं होना चाहिए था। इन्फॉर्मेशन मैं आपको निकलने से पहले छोड़ चुकी हूँ कि भाई इतने बजे हमें क्लास में जुड़ना है, और जुड़ते समय अभी स्क्रीन पर 11-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बाकियों के लिए जो उसकी इम्पोर्टेंस है, कक्षा की जो इम्पोर्टेंस है, वो केवल ये समझा जाए कि वो फिजिकल मोड पर इसलिए उपस्थित हो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करनी है, शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, सीखना ग्रहण नहीं करना है कि किन परिस्थितियों में हमें उस परिस्थिति की ओर लेके जाया जा रहा है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, जिसके लिए हमने ये फीस पेमेंट की हुई है, जिस कौशल को सीखने के लिए हम विशिष्ट रूप से इस संस्था के अंतर्गत आए हुए हैं, इस विभाग में हमने एडमिशन लिया हुआ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की तरह किसी भी वातावरण की बात नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है शैक्षिक वातावरण की। वो सारी जो सिचुएशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एजुकेशनल होना चाहिए, और उसलिए ही उस स्थिति में आपने कैसा नेचर किया है, संस्था के अंदर आकर आप एज अ लर्नर के रूप में, सीखने वाले के रूप में बिहेव कर रहे हैं, या आप वहाँ पर बाहर सड़क में घूमने वाले जो जिनके पास कोई काम नहीं होता है उन लोगों की तरह आप आकर व्यवहार कर रहे हो, जिनको कि सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई या ग्रहण नहीं करना चाहते थे। आप में और उनमें भिन्नता है कि नहीं है, ये आपको समझना होगा। घर में आपके माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, उनको आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। लेकिन शैक्षिक जगत में आकर आप जिस चीज़ से, जिस उद्देश्य के लिए आ रखे हैं, आप उस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। समझ रहे हैं बात को? जी मैम। तो शिक्षा मनोविज्ञान जब भी आपके व्यवहार का अध्ययन करेगा, वो शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करेगा, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करेगा। मैंने आज आपको निर्देश दिया कि आप मुझे बिना पर्चा दिए हुए नहीं जाएंगे। लास्ट तक मैंने देखा तो 15 बच्चे या 20 के लगभग बच्चे रुके हुए थे, लास्ट तक आए थे 36, उनमें से आधे क्या हो गए, बिना बताए, बिना मिले, बिना गुरु की आज्ञा लिए वहाँ से गायब हो गए। तो ये जो व्यवहार प्रदर्शित किया गया, इस व्यवहार को अनुकूल नहीं माना जाएगा कि भाई आपको निर्देश, आपको दिख रहा है कि आपका टीचर अन्यत्र किसी अन्य क्रिया में व्यस्त हो रखा है, हमको समय मिल रहा है, हमने डिस्कस करके हम उस चीज़ में अपने को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो अपेक्षा हमारा अध्यापक हमसे रख रहा है। और वो अपेक्षा अपने लिए तो नहीं रख रहा होगा। आपको कल प्राइज़ मिलेगा तो क्या वो प्राइज़ आप मुझे दे देंगे? नहीं मैम, नहीं। उसमें किसका नहीं नाम मैम। होगा उस पुरस्कार पे? हमारा। सर्टिफिकेट मिलेगा तो मेरा नाम लिखवा लोगे वहाँ पे? लेकिन नाम आपका होगा। मेरा नाम उस सर्टिफिकेट में लिखवा लोगे क्या? नहीं मैम, आपका ही नाम उसमें नहीं। होगा ना? तो जब उसका पूरा का पूरा वे, उसका जो लाभ है वो आपको मिलना है, तो इसका अर्थ है उसका आपके लिए औचित्य है, इसीलिए गुरु ने वो निर्देश आपको दिया होगा। अब आप उस व्यवहार की तरफ अपने को ढाल ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में और कुछ नहीं होगा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बाधित होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप जैसे आए थे वैसे ही बने रहना चाहते हैं, तो आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आपको वैसा ही व्यवहार करना है जैसे करते आ रहे थे, तो हमारे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपको कुछ सीखना ही नहीं है, तो आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर जैसे आए हैं वैसे ही आप चले जाइए, और फिर आप वैसे ही चले गए हैं, तो ये तो एक छोटी सी बूंद है महासागर की। उस बूंद को किस तरीके से महासागर से भिड़ना है, टकराना है, जब वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा, जब वहाँ प्रदर्शन का आयोजन होगा, उसको देखा जाएगा, तो कैसे उस तूफान से, उस आंधी से,
उस बारिश से आप टकरा पाएंगे, तो ये आपको विचार करना है, हमको नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो वहाँ पर आपका सहयोग प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। ये दर्शाएगा कि आपने जो चीज़ की वो क्यों की, किस लिए की, किस वजह से की और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने आपको डायरेक्ट कहा है कि आपको जो भी क्रिया दी जा रही है उसका सीधे सीधे संबंध आपके असेसमेंट से होता है। मैं एक एक चीज़ जब कहती हूँ अपने कथन में तो मैं उसको चेक भी अवश्य करती हूँ। मैं अगर मेहनत करती हूँ तो मुझे मेहनत दिखनी भी चाहिए, मैं उसको स्वयं निरीक्षित करती हूँ। और जब आप को देखा जाएगा, मेजर किया जाएगा और आप उस खांचे में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, फिर भी बार बार आपको निर्देश देने के बाद, आपको समझाने के बाद, आपको सिखाने के बाद, आपको अवसर देने के पश्चात भी आप उसी तरीके से बने हुए हैं, तो आप जानते हैं कि इतना अनावश्यक समय किसी के पास भी नहीं है कि भाई वो आपको ही इंडिकेट करता रहे। जब आप निश्चित ही कर चुके हैं कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है, तो बात साइकोलॉजी की आती है कि मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। आप खुद सीखने की नहीं, आपकी आत्म प्रेरणा है, आत्म जागरण है, तो मैं कुछ भी प्रयत्न आपके लिए कर लूँ, कितने लाभ उसके बता दूँ आपको, उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और जब कोई फ़ायदा उसका आपको नहीं लग रहा है तो फिर आपको कुछ भी अच्छा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आइए पढ़िए और जाइए, आइए पढ़िए और जाइए। तो ये काम आप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलते हैं जहाँ बीएड प्राइवेट करवाया जाता है, अगर आपकी ऐसी ही रुचि थी बीएड की डिग्री लेने की तो आप उन संस्थाओं के पास भी जा सकते थे, वहाँ से डिग्री लेकर आराम से आप बैठ सकते थे। कई सारी संस्थाएं ऐसी संचालित हो रही हैं तो आप उनका आनंद ले सकते थे। लेकिन आपने जिस विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के जिस बीएड विभाग में एडमिशन लिया है वहाँ इस तरीके की उपाधियाँ वितरित नहीं की जाती हैं। इसको आपको अपने संज्ञान, अपनी प्रज्ञा में धारण करने की आवश्यकता है। वहाँ असेसमेंट होता है हर एक्टिविटी का, वहाँ आपको हर क्षण देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपकी बदलते हुए व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपकी बदलती हुई पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 50 के बीच में हम छुप नहीं सकते हैं, जैसे पहले नंबर पे ध्यान दिया जा रहा है वैसे 50वें नंबर पर भी एक जैसा ही ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप अगर सक्रियशील होकर अपनी प्रतिभाओं को जागृत करने का कार्य नहीं करेंगे तो फिर डिग्रियां तो आपने काफ़ी धारित कर ली हैं, उसका जो वास्तविक अनुभव है वो कितना आपको है ये आपको जाकर पता चलेगा जब आप वास्तविकता के धरातल में उतरेंगे। कितना डीप नॉलेज आपको है वास्तविकता के धरातल में उतरकर ही पता चलेगा। और आप प्रशिक्षण लेने आए हैं तो इतना समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लेने आए हैं वहाँ का अभी आपको 0% भी नॉलेज नहीं है और ऐसी स्थिति में अपने को शून्य ही बनाए रखना है या आपको उस शून्य के आगे एक भी जोड़ना है फिर उसे 100 करना है, तो ये आपके चयन का विषय है, हमारे चयन का विषय नहीं है। आ रही बात समझ में? जी मैम। जी मैम। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है कि उसने उस स्थिति, उस परिस्थिति में ऐसी आदत, ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रदर्शन क्यों किया, क्या रह गया। आज मैंने जैसी एक्टिविटी दी तो लड़कियां हमारी सुबह से भटक रही थी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके चक्कर में शाम होते होते उनके चेहरे भी मुरझा गए। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0/0। तो ऐसा कार्य करके क्या फ़ायदा है?
ऐसा क्रिया करके क्या फ़ायदा जिसका कुछ भी फ्रूट निकल के नहीं आ रहा है। वापस हमको फिजिकल और मेंटली हम क्या हो गए हैं, थक गए हैं। उससे कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, फिर वो कुछ ना कुछ 0.1% ही क्यों नहीं निकला है, वो कुछ तो निकले। लेकिन वहाँ जब मैं देख रही हूँ तो उसका कुछ नथिंग, सुबह से पूरा दिन वेस्ट कर दिया। उससे अच्छा तो ये होता कि आपकी कक्षाएं ली जाती निरंतर 4 बजे तक, आप हर कक्षा को पढ़ते जाते। आपको जो समय दिया गया था वो व्यर्थ करने के लिए नहीं दिया गया था। उस समय का आज का क्या निचोड़ निकला है, उससे क्या निकल के सामने आया है, उसको भी हमको प्रदर्शित होना चाहिए था। लेकिन जब मैं एंड में आप लोगों को देख रही हूँ, मेजर करने के लिए आपके पास आई, तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ भी ऐसा देखने में नहीं आ रहा है और हम थक गए। हमने अपना आज का खाना पीना भी नहीं खाया, हमने आज का जो रेस्ट था वो भी नहीं किया, हमने सारी चीज़ें त्याग दी थी अपनी। मैं देख रही थी आप लोगों ने भोजन वगैरह कुछ ग्रहण नहीं किया था, आप थक रहे थे। लेकिन ऐसा थक कर क्या फ़ायदा जिससे कुछ निकल के ही ना आए। आपने जो त्याग किया उसका त्याग का कोई प्रतिफल निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? जी मैम। करना चाहिए मैम। जी लेकिन कुछ निकल के सामने नहीं आया। हर बच्चा थक कर अपने घर को चला गया। तो जो आपसे पहले गए होंगे वो उन्होंने आपको अच्छा तो नहीं बोला होगा, कहा होगा तुम ही लोग बेवकूफ़ हो, हाँ, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हम हैं, हम गए आराम से खाना पीना खाया, हॉस्टल में तन के सो गए हम, या बादराबाद में हमारा कमरा था, आराम से तन के सो गए हम। तुम लोग थे, तुमने खाना भी नहीं खाया, देखो क्या किया तुमने। स्वाभाविक है, क्योंकि आप भी उसी श्रेणी में आ जी, गए। यही बोला। उन्होंने घर जाने के बाद कुछ नहीं किया, घर जाकर आराम किया, और तुम वहाँ दिन भर तने रहे, दिन भर वहाँ लगे रहे, मेंटल स्ट्रेस लिया। लेकिन उसका जो मैं देखूं वर्क था तो वो इक्वल उन्हीं के बराबर था, कुछ निकल के नहीं आया उसका। और निकल के ना आना इट मीन्स आज का पूरा दिन हमने वेस्ट किया। और यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वो शैक्षिक परिस्थिति में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, किस चीज़ ने। जो जब मैं मूल्यांकन कर रही हूँ तो एक बच्चा कह रहा है कि लगभग हमने 1 मिनट की रिहर्सल कर ली थी, 1 मिनट का हमारा कंटेंट तैयार हो गया था, 1 मिनट के बाद न जाने क्या माइंड चेंज हुआ नाचने वालों का, डांस करने वालों का, और उन्होंने सारा ही थीम चेंज कर दिया कि नहीं करना अब हमें कुछ। इट मीन्स हम परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते हैं, हम घबरा कर छोड़ना जानते हैं। और परिस्थितियों से लड़ा जाता है, घबराया नहीं जाता है, ना ही उसका स्ट्रेस लिया जाता है इस तरीके से कि वो हमको थका दे पूरा। अगर आप लोगों की तरह हर व्यक्ति थकने लगे तो फिर विद्यालय को तो हर दिन न जाने कितनी एक्टिविटी करनी होती हैं। एक टीचर न जाने कितनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसकी एक टांग यहाँ तो दूसरी टांग वहाँ होती है, तो तीसरी टांग क्रिएट करके वो वहाँ चला जाता है। कैसे कर पाएंगे हम जिस दायित्व को हम ग्रहण करने वाले हैं? तो ऐसी स्थिति में कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपके जो पूरा समूह है, जो पूरा ग्रुप है, वो आपको इतना समय हो चुका है कि अब आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनको समझना प्रारंभ कर दें और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए उस क्रिया को संपादित करने का कार्य करें। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी के व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है। अब कहा कि मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन उस जिसकी वो शाखा है, उसकी सब शाखा यानी उसकी जो मूल शाखा है उसका नाम है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, और उसकी निकलने वाली एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की जो मोटी सी शाखा उसका नाम व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है, और उस मोटी से एक छोटी सी शाखा निकल रही है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक परिस्थिति के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है कि शैक्षिक परिस्थिति में बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको सारी चीज़ें बताएगी,
जो इंस्ट्रक्शन है वो दे दिए गए हैं, उसको रूल्स बता दिए गए हैं, उसको कह दिया गया है कि किस नेचर के लोगों को आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करना है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी जोड़ने का, सारी चीज़ें उसको परोस दी गई, तो फिर वो उसको व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाया? और कहीं ना कहीं वो व्यवस्थित नहीं कर पाया, तो अभी उसमें वो एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाया जिस एप्टीट्यूड की आवश्यकता है। क्योंकि एबिलिटी तो है अंदर, क्षमता तो है, लेकिन उस क्षमता को कैसे अभी क्षमता में कन्वर्ट किया जाए, एप्टीट्यूड में कन्वर्ट किया जाए, कि वो उसको परेशानी न समझकर उसको एक टास्क समझे और उस टास्क को इतने अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट में उसको डन कर ले जाए कि उससे कुछ ना कुछ निकल के प्राप्त हो। पुरस्कार प्राप्त करना ही प्रतियोगिता का आधार नहीं होता है, अनुभव प्राप्त करना भी प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने कहा कि ये अपनी समस्या, जब ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो ये मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत और क्रियाविधि को उस समस्या को सुलझाने में सहयोग लेता है। शिक्षा के समक्ष जो भी समस्या आएगी वो मनोविज्ञान के नियमों को अपनाएगा, सिद्धांतों को अपनाएगा, उसकी क्रियाविधि को अपनाएगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। अर्थात अगर हम सार स्वरूप में कहें तो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव का व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब वो शैक्षिक परिस्थितियाँ कक्षा कक्ष की हो सकती हैं, वो कार्यालय की हो सकती हैं, वो प्रशासनिक हो सकती हैं, वो विश्वविद्यालय वातावरण की हो सकती हैं, वो सहपाठी की हो सकती हैं, अध्यापक शिष्य की हो सकती हैं। कोई सी भी परिस्थिति, जब आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शिक्षक के संरक्षण में हैं, उस समय कोई भी चीज़ घटित हो गई तो उस घटित प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम उसको मनोविज्ञान करेगा, अपने नियमों को बताकर, अपने सिद्धांतों को बताकर, अपनी क्रियाविधि को बताकर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि टीचर पढ़ा रही है और श्याम पट पे लिख रही है, कक्षा में बैठे हुए बच्चे ने शरारत कर दी और उसको चौक मार दी, तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न हो गई कक्षा में। सारी कक्षा हंसने लगी, पीछे टीचर मुड़ा तो सारी कक्षा साइलेंट हो गई कि किसने मार दिया, और बता नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो दोबारा से जब पढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो फिर से उसके साथ एक गतिविधि हो गई। तो क्रिया करने वाला तो कक्षा का ही कोई विद्यार्थी है और सारे विद्यार्थी उसका सहयोग कर रहे हैं। उसका कारण हो सकता है कि वो उससे बह खाते हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि शिक्षक के साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब ये स्थिति घटित हुई तो अब साइकोलॉजी यहाँ पर कहेगी कि भाई नियमों को देखो, नियम क्या है। तो नियम ने कहा, क्या आप जानते हैं शिक्षण का कौशल का आप सही से प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शिक्षण कौशल का। तो पता चला ये टीचर मौन होकर लिख रहा था, केवल श्यामपट पे लिखता जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो उतनी देर बच्चा चुप थोड़ी रहेगा। पता चला कि टीचर को श्यामपट में अर्ध मुद्रा में खड़ा होना था, वो पूरी की पूरी पीठ किए हुए बच्चों की तरफ खड़ा हो रखा है। पता चला कि टीचर कभी ध्यान ही नहीं देता है कि बच्चे कक्षा में शोर शराबा करते हैं तो उनको रोक टोक कुछ नहीं करता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो सारी कमियां जब अपनी तरफ से छोड़ रहा है, उसने अवसर दे दिया है सामने वाले को, और सामने वाला अभी परिपक्व मस्तिष्क का है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसमें चंचलता का होना स्वाभाविक है। वो इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है। अब उसे सुधारना है और सारी कक्षा को भी शिक्षा प्रदान करनी है। तो ऐसी स्थिति में उसको अपने जो वीक पॉइंट है टीचिंग के, उन वीक पॉइंट को उसे इरेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो आज चौक आई, कल डस्टर आएगा, परसों पत्थर भी आ सकता है। वो निर्भर करेगा कि आप अपने शिक्षण को यथावत वैसे ही बनाए रख रहे हैं, कौशलों का उचित तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। तो शैक्षिक परिस्थिति में जो मानवीय व्यवहार क्रिएट किया जाता है उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे हमने मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। 2 कालखंडों में इसे बांट दिया गया। पहला था 5वीं सदी से लेकर 19वीं सदी
और दूसरा था 20वीं सदी से लेकर अब तक एट प्रेजेंट 2025 में हम हैं, क्या चल रहा है। तो 5वीं सदी से 19वीं सदी में हमारे पास आए, 5वीं सदी में प्लेटो, अरस्तु, डेमोक्रेटिस, और 19वीं सदी में हमारे पास आए पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रॉबिल जैसे दार्शनिक हमारे पास आए। वहीं 20वीं सदी में हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक आए, विलियम जेम्स, जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक को रचित किया था और मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित की। गाल्टन, स्टैनले हॉल, जॉन डीवी, अल्फ्रेड बिने, कैटिल एंड थॉर्नडाइक, ये सारे इतने महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं कि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं आपके पास, और आपने अगर इनको अच्छे से सुना जब टीचर समझा रहा हो तो आप परीक्षा हॉल में कभी मात नहीं खाएंगे कि ये मैंने पहली बार नाम सुना है, इससे पहले तो सुना ही नहीं था। 5वीं सदी में जब आपके पास प्लेटो, अरस्तु और डेमोक्रेटिस आए, तो प्लेटो ने जैसे वहाँ पर आत्मा का विज्ञान कहा था, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में जब भी हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमताएं उसमें लगती हैं, और साथ ही साथ हमारी जो अभिक्षमताएं हैं वो भी उस क्रिया को संपादित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। अर्थात पहली बार शिक्षा में बौद्धिक क्षमताओं की चर्चा करने वाले और अभिक्षमताओं की चर्चा करने वाले जो दार्शनिक थे वो थे प्लेटो, जैसे आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे वो। बौद्धिक क्षमताएं अगर हम जानना चाहें तो किसे कहेंगे बौद्धिक क्षमता? अगर अर्थ आप प्रदर्शित करोगे तो क्या होगी बौद्धिक क्षमता? बुद्धि से लिया गया फैसला। बुद्धि से लिया गया मैम फैसला। हाँ बताओ भास्कर। बौद्धिक क्षमता का अर्थ मैडम कि उसके प्रश्नों का वो समझने का तात्पर्य, कितना वो समझ पा रहा है प्रश्नों को। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपने कहा, यानी उसकी समझ। मैम हाँ पावर, क्या है? कैचिंग पावर। कैचिंग पावर, यानी कि उसको भी हम यही कहेंगे अंडरस्टैंडिंग पावर। और अन्य केवल अभी एक ही क्षमता आपने प्रदर्शित की, समझ, अंडरस्टैंडिंग। और क्या आएगा? मैम बुद्धि का विकास। जैसे फॉर एग्जाम्पल? मैम उस व्यक्ति का बुद्धि का विकास कितना हो रखा है उस सब्जेक्ट के प्रति। तो वही तो बताओ कि क्या क्या लेते हो आप बुद्धि के विकास के अंदर, क्या होना चाहिए उसमें सब्जेक्ट के लिए? मैम हम उसके नॉलेज की थी मैम। नॉलेज यानी कि ज्ञान। और मैम हम उसके अनुभव का अवलोकन करेंगे। अनुभव आपने कह दिया। और भास्कर और बताओ, आपके बुद्धि का विकास अभी क्लियर नहीं हुआ। बुद्धि के विकास से आपका क्या तात्पर्य है कि वो विषय को जान रहा है, तो क्या लोगे कि वो विषय को अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पहचानोगे आप? उसके उत्तर देने से मैं। प्रश्न किसने, जवाब किसने दिया था ये मुझे? मैंने। हाँ तो बताओ, जिसने जवाब दिया वही उसको डिफाइन भी करेगा ना कि भाई मेरा क्या तात्पर्य था, मैं किसको लेता हूँ इसके अंदर कि भाई वो उसको जान रहा है, विषय को जान रहा है। कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप कि वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? मान लो आप संस्कृत के टीचर बन गए, कक्षा 6 को पढ़ा रहे हो और आपको पहले चैप्टर को पढ़ाकर दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये जानना है कि ये पहला चैप्टर इसको आया कि नहीं आया, तभी बढ़ पाओगे दूसरे में। तो क्या क्राइटेरिया होगा आपका, कौन सा क्राइटेरिया होगा आपका, वो मुझे बताओ, क्योंकि आंसर तो आपने दे दिया कि वो विषय को हम उस विषय से मैम उससे उस विषय से उसको पूर्व में उस विषय का ज्ञान है कि नहीं, उससे उस विषय के बारे में पूछेंगे। प्रीवियस नॉलेज। और केवल एक आधार पे? मैम उसको हमारा जो हमने जो पढ़ा है उसको कितना समझ आया उस विषय में। समझने के लिए क्या करोगे?
प्रश्न पूछे जाएंगे मैम। मैम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे। तर्कजन्य। तर्कजन्य, वेरी गुड। किसने रिस्पॉन्स दिया है तर्क वाला? मैंने। वेरी गुड। यानी बच्चों अंडरस्टैंड करो प्रश्न को। आपसे मैं इसको पढ़ा के तो आगे बढ़ जाऊंगी कि प्लेटो ने बौद्धिक क्षमताओं की चर्चा की और अभिक्षमताओं की चर्चा की। मैं पढ़ाकर आगे बढ़ गई। भाई अभिषेक, माइक को म्यूट करना है कि नहीं करना, या क्लास को डिस्टर्ब करना है? अभिषेक, आप चढ़ाने में भी वही है, अब चढ़ाने में तो नहीं। तो देख रहे हो ऐसे पढ़ाई हो रही है। फोन को लगाकर वो लगा हुआ अपनी बातें करने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस चीज को पूछा जा रहा है। कोई फायदा होता है ऐसे जुड़ के? मुझे बताइए आप लोग, ऐसे जुड़ के कोई फायदा मिलता है क्या? नहीं मैम। जबकि मैं कह चुकी हूँ कि आपकी उपस्थिति का मेरे लिए ऐसे जुड़ने का कोई महत्व नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं इतना कहकर कि प्लेटो ने बौद्धिक क्षमता और अभिक्षमताओं की चर्चा करने वाले ये पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को कैच किया और बात की बौद्धिक क्षमता और अभिक्षमताओं की। मेरा कार्य यहीं पर इतना ही। मैंने कहा कि भाई आगे क्यों बढ़ाऊँ इसको और आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन वो कहेंगे किस चीज़ को, क्या उसका तात्पर्य है, वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इसमें लिखा गया है इस सेंटेंस में बौद्धिक क्षमता क्या होती है। तो बौद्धिक से तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई बुद्धि की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ तत्व जुड़ा हुआ है, वो क्षमता। अब मैं अगर केवल इसकी बात करूं कि क्षमता किसे कहते हैं और क्या ये क्षमता हम अर्जित करते हैं या हमें जन्मजात होती है, दो चीज़ें आ गई। पहला आया क्षमता कहते किसको हैं, और दूसरा आया क्या ये क्षमता हमें जन्मजात होती है या हम इसे अर्जित करते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब कौन देगा और दूसरे का जवाब कौन देगा, मुझे बताइए कि क्षमता किसे कहेंगे हम? शक्ति। क्षमता का अर्थ यानी कि शक्ति, पावर, है ना? वेरी गुड। जी मैम। अब हमने कहा कि क्या ये हम में बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है, या हम इसे अर्जित करते हैं? अर्जित करते हैं मैम। अर्जित करते हैं। कैसे? किस व्यवहार में वो रह रहा है और उसको किस प्रकार से उसे समाज में रहने के लिए प्रभावित हो रहा हो, उसको सिखाने वाले, गाइडेंस करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, अध्यापक कैसे हैं, अभिभावक कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। तो मुझे ये बताइए, वाणी हमने अर्जित की है या हम पे जन्मजात है वाणी? वाणी जन्मजात। आंसू हम में जन्मजात हैं या हमने उनको अर्जित किया? आंसू जन्मजात। मैम वैसे जन्मजात होते हैं लेकिन परिस्थितियां आने पर दिख जाते हैं। लेकिन वो जन्मजात है या अर्जित है, मैं ये जानना चाह रही हूँ।
बाय बर्थ जन्म हमें वो पावर मिली हुई है या हमने उसे अर्जित किया है? बाय बर्थ मैम। जन्म की हुई है। हाथ पैर हिलाना बाय बर्थ है या हमने उसे अर्जित किया? जन्मजात मैम। जन्म हमने अर्जित किया है मैम, ये सब ना हमें सिखाया गया है कि ऐसे करो हाथ को, हाथ तब हम पैर सीखे हिलाना इन हमने चीजों अर्जित किया है? नहीं, जन्मजात। नहीं मैम। जी मैम, हमारे माँ बाप ने हमें चलना सिखाया है, हमें खाना सिखाया है, मैंने तो ये अभी सब ये तो अर्जित प्रश्न करना नहीं होगा। किया जगपाल, प्रश्न को समझो पहले और तब रिस्पॉन्स करो। मैंने अभी ये बात नहीं की कि हमने क्या सीखा, मैं अभी केवल इतना पूछ रही हूँ कि ये चीज़ हमने अर्जित की या ये चीज़ हमें पहले से थी। हाँ मैम पहले से थी। पहले से ये तो जन्मजात मैम की बात। पहले से थी, लेकिन जन्मजात। थी ना। जब आप जी टीवी मूवी में देखते हैं कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो डॉक्टर के पास जा रही है और अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रही है, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर स्क्रीन पे कुछ दिखाता रहता है कि देखो जो बेबी है वो हेल्दी बेबी है, वो देखो मूवमेंट कर रहा है, वो घूम रहा है, वो हाथ पैर हिला रहा है। तो उसकी माँ अंदर घुस गई क्या पेट के? नहीं मैम। वो बाय बर्थ उसके अंदर वो चीज़ थी ना। और जी। जब हम इस प्रकृति के संपर्क में आए, इस वातावरण के संपर्क में आए, तो अब हर टाइम तो हाथ पैर नहीं हिलाते रहेंगे। हमारे क्या हाथ पैर अभी भी हम ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं हाथों को या पैरों को, जैसे छोटा सा बच्चा हिलाता रहता है? जी नहीं। नहीं हिलाते ना। प्रकृति के संपर्क में आने के बाद जो जगपाल ने कहा कि हमको सिखाया गया कि दैट इज नॉट अ राइट एंड दैट दिस इज अ रॉन्ग, हमें ये कब करना है और ये कब नहीं करना है। पैर मत हिलाओ अनावश्यक रूप से, पैर को सही तरीके से कंट्रोल में रखो, हाथों को कंट्रोल में रखो, हम हिल रहे होंगे तो कंट्रोल में रखो बॉडी को अपने। हमें टोका गया कि नहीं टोका गया? जी मैम। जी मैम। और धीरे धीरे हम उस चीज को व्यवस्थित करना, उसमें कंट्रोल करना सीख गए। पावर हमें जन्मजात मिलती है, लेकिन उस पावर का किस रूप में प्रयोग होना है, कब प्रयोग होना है, वो हमें सीखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी मैम। जी मैम। आ रही है समझ में? तो अब अगर मैं इनको मिला दूं, क्योंकि जवाब आपने ही दिया कि भाई जो क्षमता है वो शक्ति होती है और क्षमता हम में जन्मजात होती है ना, यानी पावर हम में बाय बर्थ होती है। अब उस पावर को बाहर निकालना ही तो अध्यापक का कार्य है। शिक्षा जिसको कहा आपने, शिक्षक का कार्य शिक्षा देना, और शिक्षा में उसकी पावर को, इनिट पावर को बाहर प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है, बाहरी प्रकटीकरण करना ही शिक्षा है उसकी पावर को, जिस पावर की आवश्यकता है। तो अब उसी पावर में से हमने बात की एक पावर की जिसका नाम है बौद्धिक क्षमता। कहाँ गया वो? हाँ, जिसका नाम है बौद्धिक क्षमता। तो बौद्धिक क्षमता किसे कहते हैं, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। फिर तो बुद्धि की भी अपने कार्य करने के कुछ तरीके और कुछ पावर होंगे कि नहीं होंगे उसके? जी जी मैम। तो वही पावर तो आपसे पूछी जा रही है, जिसमें आपने कहा बुद्धि तर्क कर सकती है, बुद्धि समझ सकती है, बुद्धि में ज्ञान होता है, बुद्धि में चेतना होती है, बुद्धि में अमूर्तता होती है, बुद्धि में विश्लेषण करना होता है। ये सारी उसकी शक्तियां हैं कि नहीं है? जी मैम। अब जो जी मैम। विश्लेषण करना जानता होगा वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बनेगा, क्योंकि उसे देखना है कि बादल आ गए हैं तो बारिश आने की संभावना कितनी है। जो तर्क करना जानता होगा वो दार्शनिक बनेगा, या हो सकता है अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है। जो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखता होगा वो हो सकता है अच्छा वक्ता बन जाए। जो नॉलेज अच्छा रखता होगा हो सकता है वो नीति नियोजक बन जाए।
जिसकी चेतना में कोई चीज़ जल्दी से उतर के आ जाती है, हो सकता है वो वर्तमान का क्रिटिक्स करने वाला बन जाए। भाई उनको प्रत्यक्ष के अवलोकन करना होता है क्या चल रहा है। हमारे अंदर जो पावर अधिक थी, उस पावर ने हमारा उस क्षेत्र की ओर रुख कर दिया कि हमको ये बनना चाहिए। तो प्लेटो ने उसी तत्व की बात की कि जिसमें जितनी अधिक बौद्धिक क्षमताएं होंगी, वो उतना अधिक अच्छे से किसी कार्य को कर पाने में क्या हो पाएगा, समर्थ हो पाएगा। क्योंकि उसकी उस क्षमता को वो विकसित करने के लिए इन्वायरमेंट देगा खुद को उस तरीके का, और उस इन्वायरमेंट को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और जब वो उस इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या आप पे मैं ये कहूँ कि आपके बाहर के वातावरण से हमको कुछ लेना देना है, हमको यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस वातावरण की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने कहा नहीं, हम पे हमारे बाहर के वातावरण का इम्पैक्ट भी पड़ता है, और वो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमारी एबिलिटी को हमारे किस एप्टीट्यूड में कन्वर्ट कर रहा है, किस अभिक्षमता में कन्वर्ट कर रहा है, ये जानना होगा। तो मुझे ये जानना है आपसे कि जब आपकी योग्यता या पावर या शक्ति का पता करना होता है कि आप में ये शक्ति विराजित है या नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में विराजित है, तो एज अ विद्यार्थी आपके इस कौशल का या इस शक्ति का पता हम किस चीज़ से लगाएंगे। अगर मुझे जानना है कि आप में ये पावर है और कितनी मात्रा में है मेरे विषय के प्रति, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए मैम। क्वेश्चन करने चाहिए। वेरी गुड। यानी कि मुझे आपका टेस्ट लेना चाहिए। मैंने आपसे पूछा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने कहा जी आ रहा है। फिर मैं पूछूं थोड़ी देर के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलो जी आ रहा है। अब वो लड़का जो अभी बात कर रहा था, फ़ोन रख कर चला गया, और वो फ़ोन पे आ जाए अचानक से, बोलो समझ में आ रहा हो, बोले जी आ गया है, तो मुझे खुश होना चाहिए इससे। जी नहीं। मुझे खुशी कब मिलेगी, जब विद्यार्थी समझ में आता, समझ करके। और विद्यार्थी समझ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तर्क करने चाहिए मैम, प्रश्न करने चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया को समझ करके, उसकी प्रतिक्रिया को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। वेरी गुड। यानी कि मुझे टेस्ट लेना चाहिए, और वो टेस्ट में उसने रिस्पॉन्स कैसा दिया, तो जी और नहीं और जी नहीं से मुझे नहीं खुशी होगी। मैं आपको रिटन टेस्ट दूंगी, और रिटन टेस्ट में आप कैसा प्रदर्शन कर पाए हैं, इसके लिए आपकी योग्यता के परीक्षण के लिए क्या किए जाते हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसको आप सेमेस्टर एग्ज़ाम कहते हैं, जिसको ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं। वो आपकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए होते हैं। लेकिन जब आपको उस क्षेत्र विशेष में प्रवेश देना है कि नहीं देना है, उस क्षेत्र विशेष में आपको लेके आना है कि नहीं आना है, तो मेरे टेस्ट का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, और तब मैं फोकस्ड करूँगी उस क्षेत्र विशेष के लिए कि उस क्षेत्र विशेष में आपका क्या और किस तरीके का रुझान है, ये जानने के लिए तो मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है बात? जब मुझे आपकी एबिलिटी का पता करना है कि आपके अंदर ये योग्यता, ये पावर है कि नहीं है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, और पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लूँगी। वो आपकी क्षमता को क्या करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा। लेकिन जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आपको डिग्री मिल चुकी है, आप डिग्रीधारी हो गए हैं, अब आपको उस क्षेत्र में लेके चलना है कि नहीं चलना है, जिसमें मैं आपको कुछ रिवॉर्ड्स दूंगी, आप कार्य करोगे सोसाइटी के लिए, तो मुझे उस क्षेत्र में आपको चयनित करना है कि नहीं करना है। मुझे टेस्ट का स्वरूप कैसा रखना चाहिए? कठिन कठिन रखना चाहिए। हाँ, एप्टीट्यूडात्मक, अभिवृत्तियात्मक। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? एप्टीट्यूड टेस्ट है मेरा तो। जी मैम। मैम सरल ये ताकि उस विषय को समझ सके। तो जो सरलता है वो तो कक्षा कक्ष में घटित हो रहा है। मुझे अब आपको सागर के लिए चुनना है। ये बूंद इस सागर में घुल मिल कर समाप्त हो जाएगी, या ये बूंद अपनी जगह बना लेगी।
मुझे जगह बनाने वाला चाहिए, मुझे विलुप्त होने वाला प्राणी नहीं चाहिए। जो सरलता थी वो आपको प्रवेश के लिए दे दी गई है, लेकिन अब आपको LT में चयनित करना है कि नहीं करना है। मुझे कौन सा टेस्ट लेना पड़ेगा आपका? कठिनता से सरलता से कठिनता की ओर। और उस टेस्ट का नाम क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट। ये लिखा है ना यहाँ पे कि प्लेटो ने बौद्धिक क्षमताओं और अभिक्षमताओं की बात की। जब किसी एक क्षमता को विशेष परिवेश देकर, विशेष प्रशिक्षण देकर, विशेष स्थिति देकर उसे विकसित करा जाता है, तो वो क्षमता किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो क्षमता किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिखा तो हुआ है सामने, अभिक्षमता में। अभिक्षमता। जब आपको मान लीजिए आपके अंदर बुद्धि में ज्ञान देने वाला तत्व आपकी बुद्धि में बहुत अधिक है, ये पावर आपके पास बहुत अधिक है, और मैं चाहती हूँ ज्ञान अब आप नॉलेज किसको दो? सोसाइटी को भी दो। तो ज्ञान कैसे वितरित करना ये सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? कितना परोसना ये सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? तो आपको इन एक्स्ट्रा एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसी के लिए तो आप हमारे पास आ रखे हो। आप हमारे पास, आपके अंदर क्षमता है शिक्षक बनने की। आप उस शिक्षक बनने की क्षमता को अभिक्षमता में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आ रखे हो कि भाई ज्ञान तो मेरे पास भरपूर है, लेकिन मैं इसे कितना, किसको, किस तरीके से, कब परोसूंगा, मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है। तो कृपया करके मुझे ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि मैं मेरे मस्तिष्क के भंडार में जो मैंने अतः ज्ञान भरा हुआ है अपने विषय से संबंधित, मैं उस ज्ञान को सोसाइटी को दे सकूं। और सोसाइटी कौन है? विद्यालय का वो लघु समाज का रूप, विद्यालय, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे। अब मैं उन बच्चों को कैसे दूंगा इस नॉलेज को? चूँकि मुझे 6 to 8 का टीचर बनना है, तो इन बच्चों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो इनकी एबिलिटी होती है, जो इनका नीड होती है, जो इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब को कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे उससे फाइट करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखनी है। मैं उनको अपने ज्ञान के वृहद वृक्ष में से एक छोटा सा शाखा उनको देना चाहता हूँ, एक छोटा सा नॉलेज उनको देना चाह रहा हूँ। मैं कैसे उन तक पहुँचाऊँ? इसके लिए आपके अंदर पहले उस नॉलेज को देने की क्षमता होनी चाहिए कि कैसे, कब, कितना उनको परोसा जाना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको इन 2 वर्षों तक कभी साइकोलॉजी, कभी फिलॉसफी, कभी टेक्नोलॉजी, कभी सोशलॉजी, और कभी आपका असेसमेंट, कभी रिसर्च, कभी ट्रेनिंग, इस तरीके की चीज़ों को आपको दिया जाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब समाहित हो जाएं तो इनका एक सम्मिश्रित स्वरूप में आप प्रयोग अपने शिक्षण के दौरान कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको दी जा रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी मैम। जी मैम। क्षमता को जब हम परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं, विभिन्न तरीके के प्रशिक्षणों को प्राप्त करके, अधिगम के वातावरण को निर्मित करके, तो वो क्षमता हम में स्थायी हो जाती है। और अब उस क्षमता के आधार पर हम अपने ज्ञान का उत्तम तरीके से प्रयोग करना सीख जाते हैं। उस उत्तम तरीके से प्रयोग करने वाली शक्ति का नाम होता है अभिक्षमता। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किस विषय के, किस डिसिप्लिन के छात्र हैं, तो आप बोलेंगे मैं साहित्य का हूँ, आप बोलेंगे मैं व्याकरण का हूँ। अब व्याकरण वाले को अगर कहा जाए कि भाई बताइए इसमें कौन सा अलंकार लग रहा है, कौन सा छंद लगा हुआ है, तो उसको पहचानने की जो एप्टीट्यूड है, उसको जो टास्क दिया गया, उसको केवल व्याकरण वाला ही पूर्ण कर सकता है, साहित्य वाला उसे पूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि व्याकरण वाले ने उसके सारे इन्वायरमेंट और सारी टेक्निक्सों को क्या कर लिया है, अपने चरित्र में चरितार्थ कर लिया है। और जब वो उससे किसी नए छंद का निर्माण या नए अलंकार के माध्यम से
या किसी समाज के माध्यम से किसी नई चीज़ का क्रिएशन कर पा रहा है, अपने नॉलेज को वाइडर रूप से प्रस्तुत कर पा रहा है किसी के समक्ष, तो वो उसका केवल एबिलिटी नहीं कहलाएगा, बल्कि अब वो उसका एप्टीट्यूड बन चुका होगा। इसीलिए जब आप किसी रोजगार के लिए परीक्षा देते हैं तो वहाँ आपकी एबिलिटी का परीक्षण ना होकर आपके एप्टीट्यूड का परीक्षण होता है, क्योंकि एबिलिटी तो आपको दे दी जाती है, योग्यता, कि आपको 50% के साथ में शास्त्री पास होना चाहिए, आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, वेटेज चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या है? एबिलिटी का क्राइटेरिया है, जिससे कि आप उस क्षेत्र में प्रविष्ट हो पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर हैं तो आपके अंदर उसका तत्व समाहित है कि नहीं है पूर्ण रूप से। आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में इस विषय का मुझे किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए परीक्षा के माध्यम से आपके एप्टीट्यूड का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे हनुमान जी को शक्ति तो दे दी गई, बाय बर्थ जन्म लिया, सबने आशीर्वाद दिया, शक्तियाँ मिल गई, लेकिन जब उस शक्ति का वास्तविक परीक्षण का समय आया, वो लंका पहुंचने के लिए आपको उस जलधारा को पार करना था, जो कि अत्यधिक क्लिष्ट और कठिन था। उसको कैसे ये जाना गया कि इसकी पावर हम सब में से केवल एक व्यक्ति के अंदर है और वही इसका अच्छे तरीके से उपयोग करना जानता है, प्रयोग करना जानता है। हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, लेकिन रावण उसको पार करने के लिए हनुमान जी जितनी बार कूद रहे थे तो गिर जा रहे थे नदी में, फिर बार बार गिर जा रहे थे। अब उनकी उस पावर को, उनकी वो अभिक्षमता थी, जो पावर उनके अंदर समाहित थी, उसको उसकी ट्रेनिंग के द्वारा उसको ज्ञान करवा कर, उस शक्ति को जागृत कर कर, उनमें उन शक्ति का स्पेशल पावर को क्रिएट कर कर उनको बताया गया कि आपके अंदर ये पहले से मौजूद है, केवल आप ही हैं जो इसको कर सकते हैं, बाकी कोई और इसको नहीं कर सकता है। इसका अंदर, उसके अंदर ही उस क्षेत्र में विशिष्टता है, स्पेशल गुण है जो अन्यों में नहीं है, और उस कार्य के लिए केवल उसी का चयन किया जाएगा। और उनके उस एप्टीट्यूड का परीक्षण किया गया कि इस पार से उस पार जाना है। चूँकि आप वायुपुत्र हैं, आप यहाँ से वहाँ हवा के झोंके की तरह एक साथ पहुँच सकते हैं एक ही सेकंड में, पलक झपकते ही। ठीक वैसे ही जब व्याकरण की बात आएगी तो वो एप्टीट्यूड उसी के अंदर होगा जिसने उसको गहराई से अध्ययन किया हुआ है, वही पहचान कर पाएगा। साहित्य की बात आएगी तो साहित्य वाला ही पहचान कर पाएगा, ज्योतिष की बात आएगी तो ज्योतिष वाला ही कर पाएगा, क्योंकि उसने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। तो जब किसी क्षमता को स्पेशल इन्वायरमेंट, स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको ऐसा अभ्यास करवाया जाता है, तो वही एबिलिटी हमारी एप्टीट्यूड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके पास प्रश्न के रूप में आता है। एप्टीट्यूड और आपकी एबिलिटी एक जैसी होती हैं कि अलग अलग होती हैं? जहाँ क्षमता को हमने जन्मजात कहा, वही अभिक्षमता आपकी क्या होती है, जन्मजात और अर्जित दोनों तरीके से आपके अंदर आ जाती है। ये जन्मजात भी होती है और इसको कुछ अर्जित भी किया जाता है, अभिक्षमता। क्योंकि अर्जित क्यों करोगे, जन्मजात आपके पास उड़ने की पावर थी, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं था कि उड़ना कैसे। जैसे मैंने कहा, हाथ पैर हम पहले से हिला सकते थे, लेकिन कब हमको अपने पैरों को स्थिर रखना है, कब हमें चलना है, कब हाथों का संचालन करना है, कब हाथों को स्थिर रखना है, ये तो हमें सिखाया गया ना, तब कर पाए। वरना हम ठीक वैसे ही हो जाएंगे जैसे वृद्धावस्था में सेंसरी पर कमांड ना होने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति का सिर हिलने लग जाता है, किसी का हाथ हिलने लग जाता है, किसी का पैर हिलने लग जाता है, किसी की भौं फड़कने लग जाती है, किसी के होंठ फड़कने लग जाते हैं। क्या है, हम सेंसरी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अब अपने। और हमारे को जब हम नवजात शिशु के रूप में हैं और जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी सिखाई गई। और जैसे जैसे हमारी मसल्स की पावर ख़त्म होती जाती है, हमारी मस्कुलर पावर ख़त्म होती जाती है, हमारे सेंसरी भी उसी तरीके से वीक पड़नी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपकी क्षमताओं और उनको
कैसे आपकी एक ऐसी विशिष्ट पावर बनानी है, उसके लिए एनवायरनमेंट देने की बात यहाँ पे प्लेटो ने कही। और ये पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी के इन दो कॉन्सेप्ट को अपने प्रकरण के अंदर समाहित किया और इनके बारे में चर्चा की। क्लियर? जी मैम। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और कल हम जानेंगे आगे के प्रकरण में कि 5वीं सदी में अरस्तु ने क्या कहा, डेमोक्रिटस ने क्या कहा, उन्होंने क्या चीज़ को क्रिएट किया। स्लाइड में दी हुई चीज़ों को आवश्यक रूप से जो शब्द लिख दिया जाता है उसको समझने का प्रयत्न, अध्ययन करने का प्रयत्न आपको करना है। उसमें लिखा हुआ बौद्धिक क्षमता, कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, कौन कौन सी क्षमता हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करने का कार्य करती है और मेरे अंदर कौन सी क्षमता मेरी अभिक्षमता बन चुकी है जो मुझे प्रदर्शित करती है सोसाइटी में, उसको आपको जानने के लिए उसको पढ़ना होगा और वही पढ़ा हुआ आपकी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता है। तो आज का हमारा प्रकरण इतना ही रहेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।